हमें गहरी सांसों की आवाज आने लगी। वह सांसों की आवाज इतनी खौफनाक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। डर से मैं रोने लगी। मेरी बहन, जो बहुत ही सब्र वाली थी और बहुत ही दिलेर, वह मुझे भी संभाल रही थी। हालांकि डर उसको भी लग रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा ताल्लुक जालौन से है। यह घटना 2013 की है। मेरी मौसी की बेटी की शादी थी। हम उनके गांव गए थे। जहां मैं रहती हूं वह एक छोटा सा शहर है, लेकिन हम गांव में उनकी शादी में गए थे। अब मसला यह था कि उनके घर मेहमानों की भीड़ थी। दूर दूर से मेहमान उनके घर में आए हुए थे, इसलिए उनको स्टे कराने के लिए उन्होंने आसपास पड़ोसियों के कुछ बैठक वगैरह ले ली थी, जहां वह घर के अलावा भी कुछ मेहमानों को ठहरा रखा था। अब उन्हीं के बहुत करीबी एक गांव, जिसमें मेरी एक और मौसी रहती थी, तो हमने ये प्लान किया कि हम उनके घर पर रुकेंगे और जब शादी के इवेंट्स होंगे हम वहां से शादी वाले घर चले जाया करेंगे और रात सोने के लिए अपनी इन्हीं मौसी के घर रुक जाया करेंगे। क्योंकि मेरी मां का एक मसला था, वह इतने भीड़ भाड़ वाली जगह पर सो नहीं सकती, तो उन्हें सुकून चाहिए था, इसलिए हम उस घर में नहीं रुके। हम सुबह में अपनी उन मौसी के गांव से निकलते और रात सारा इवन निपटाने के बाद हम वहां से वापस उसी गांव में आ जाते, क्योंकि यहां सुकून था और हम रात यहीं सोया करते थे। फिर आ गया शादी का दिन और शादी वाले दिन हमारे साथ कुछ यूं हुआ। सारा दिन वहां इवेंट निपटाने के बाद रात लेट हो गए, बातें चलती रहीं। हम सारे कजन्स भी इकट्ठे थे। हमारी मां और उनकी बहनें, भाई, सारा खानदान एक जगह था। बहुत रौनक वाला घर था, खूब मजा आ रहा था। उसमें पता ही नहीं चला कि कब रात के 1 से 2 का टाइम हो गया। अब मेरी मां को आदत थी कि उनको रात को नींद नहीं आती ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर, तो उन्होंने यही कहा कि मैं उसी घर जाकर सोऊंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि आपका बिस्तर मैनेज हो सकता है यहां पर, लेकिन मेरी मां ने कहा कि मुझे नींद नहीं आएगी। खैर, उन्होंने मेरी दूसरी मौसी, जिनके घर पर हम स्टे कर रहे थे, जो दूसरे गांव में रहती थी, उनसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, बच्चे वगैरह तो यही सो जाएंगे। तो मेरी वह दूसरी मौसी राजी हो गई। वह भी यही चाह रही थी कि मैं घर जाकर सुकून से सो जाऊंगी। लेकिन मसला यह था कि इस गांव से उस गांव का कम से कम 15-20 मिनट का सफर था तो वह सीधा साधा रोड, लेकिन उस पर काफी टाइम लग जाता था। मेरी मां ने मेरे मामा वगैरह को कहा कि नहीं, हम चले जाएंगे, हमें रिक्शा करवा दो, तुम लोग पूरे दिन के थके हुए हो, तुम लोग आराम करो। गली में ही एक लड़का रहता था जो रिक्शा चलाया करता था। मेरे मामा ने उसको फोन किया तो थोड़ी ही देर बाद वह दरवाजे पर पहुंच गया। मेरी मौसी और मेरी मां दोनों दूसरे गांव के लिए रवाना हो गए। मेरी मां कहती हैं कि काश उस रात मैं अपनी बहन के घर ही रुक जाती, वहां से ना जाती तो जिंदगी में इतना डर, इतना खौफ ना देखना पड़ता। होता कुछ यूं है कि जब मैं और मेरी बहन उस रिक्शा में सवार होकर अपने गांव की तरफ चल पड़े, वह रिक्शा थोड़ी ही देर बाद उस गांव की आबादी छोड़ चुका था। अब हम एक सुनसान और लंबे सीधे सफर पर चल पड़े। वो रोड ऐसा था, उसके दोनों तरफ पेड़ थे और उन पेड़ों ने उस रोड को छुपा रखा था। दिन में वह जितना खूबसूरत लगता था, रात में उतना ही खौफनाक और हैबतनाक लगता था। रिक्शा चल रहा था और उसी रिक्शे की लाइट में ही जो नजर आ रहा था, वरना आसपास खूब अंधेरा। हल्के सर्दियों के दिन थे, हमने शॉल वगैरह डाल रखी थी। मैं और मेरी बहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। मेरी बहन को तो यहां की आदत थी, लेकिन हम शहर में रहा करते थे। हमें इतने सुनसान और सन्नाटे वाले रोडों की आदत नहीं थी और मैं बार बार अपनी बहन को हाथ मार रही थी कि बाजी, मुझे तो डर लग रहा है, ये बहुत खौफनाक जगह है, अगर कहीं हमारा रिक्शा यहां खराब हो गया तो क्या होगा। वो कहते हैं ना कि कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, और ऐसा ही हुआ। मैंने अपने मुंह से वह बात कही और थोड़ी देर बाद वह रिक्शा झटके लेता बंद हो गया। मेरी बहन ने कहा, देखो तुमने ये बात कही ना, और देखो ये हो गया। बहरहाल हमने उस लड़के से पूछा कि भाई क्या हुआ। कुछ देर वह अपने रिक्शे को चेक करता रहा। उसके बाद उसने कहा कि बाजी, पेट्रोल खत्म हो गया। हमने कहा तो एक काम करो, किसी को फोन कर दो। उसने कहा, बाजी, इस टाइम में किसको फोन करूं, सब सो रहे होंगे। और बाकी बात रही फोन करने की, इत्तेफाक से मेरे पास बैलेंस भी नहीं है। कुछ देर वह सोचने के बाद कहता है कि बाजी, एक ही हल है मेरे पास। एक एम्प्टी बोतल पड़ी हुई है, कुछ ही दूर एक गांव है,
उस गांव से मुझे पेट्रोल मिल जाएगा। मैं माफी चाहूंगा, मैंने देखा नहीं, पूरा दिन काम करता रहा। रात को मेरी आदत है पेट्रोल डलवा कर अपना रिक्शा खड़ा कर देता हूं, लेकिन इत्तेफाक से आज मैं बहुत थका हुआ था तो मैं पेट्रोल डलवाना भूल गया। बहरहाल हमने कहा ठीक है, अब और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। हमने कहा तुम जल्दी आना, हम यहीं बैठे हैं। हमने उसे जाते देखा, वह चलता रहा उस रोड पर, और वह चलता चलता हमारी आंखों से ओझल हो गया। ना जाने उसको आगे कितना सफर पैदल चलना था, हमें कुछ अंदाजा नहीं था। लेकिन हम जहां रिक्शे में बैठे थे, यकीन जाने उस जगह का मंजर इतना खौफनाक था कि मैं आपको बता नहीं सकती। वह पेड़, वह सुनसान रोड और वह बीचों बीच खड़ा रिक्शा, हमें तो उससे वहशत आ रही थी कि जरा सी भी आवाज नहीं थी। अच्छा बताती चलूं, उस रिक्शे में साइडों में 2 दरवाजे भी लगे हुए थे। सर्दियों के दिन थे तो सर्दियों से बचने के लिए उसने उस रिक्शे में वह दरवाजे भी लगा रखे थे, जिससे ठंडी हवा अंदर नहीं आती थी। हम रिक्शे में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे और अंदर ही अंदर डर रहे थे कि कुछ ही देर बाद मेरा ध्यान गया अपने लेफ्ट साइड पर, तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैं देखती हूं कि जितनी मेरी आंखों की हद है, मुझे चांद की हल्की सी रोशनी में अपने लेफ्ट साइड पर एक कब्रिस्तान नजर आया। वह इतना बड़ा कब्रिस्तान था कि जहां जहां तक मेरी नजर जा रही थी, वहां कब्र ही कब्र थी, जिससे मेरा डर और बढ़ गया। मेरी बहन, जो कि काफी दिलेर थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। डरो मत, कुछ नहीं होगा। गांव के लोगों का रात में अक्सर आना जाना लगा रहता है, तुम क्यों डर रही हो? फिर मैंने सोचा शायद मुझे आदत नहीं है, तो इसी वजह से मुझे ज्यादा डर लग रहा है, और बात भी यही थी। खैर, मुझे उस कब्रिस्तान को देख के वहशत आ रही थी। मेरी बहन ने कहा, तुम उस तरफ ना देखो, तुम मुझे देखो, वहां देखोगी तो तुम्हें और डर लगेगा। बात भी सही थी। मैंने उस तरफ से अपना ध्यान हटाया और रोड की तरफ देखने लगी। काफी देर हो चुकी थी उस बंदे को गए हुए। थोड़ी देर बाद हमें उस कब्रिस्तान से एक अजीब सी हिलने की आवाज आने लगी, और ऐसे कि चपचप की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। आवाज मेरी बहन वाली साइड से आ रही थी, क्योंकि उस तरफ कब्रिस्तान था। मैंने कहा, यह आवाज कैसी है? यहां तो कोई ना बंदा ना बंदे की जात, दूर दूर तक आबादी भी नहीं है। इस तरफ खेत है, उस तरफ कब्रिस्तान, फिर यह अजीब सी आवाज कैसी आ रही है? मेरी बहन ने कहा, तुम डरो नहीं, मैं देखती हूं। मेरी बहन ने उस रिक्शे का थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखा और जोर से चीखें मारने लगी। मेरी बहन ने कहा, उधर मत देखना, गलती से भी उधर मत देखना। मैं समझ तो चुकी थी। मेरी बहन ने कुछ अजीब देख लिया। मैंने कहा, मुझे बताओ कौन था? वह कहती, बस चुप रहो। अब मेरी जान और निकलना शुरू हो गई। अब मुझसे राह नहीं जा रहा था कि मुझे भी दिखाओ कौन है, और हिम्मत भी नहीं पड़ी थी कि वहां देखूं। लेकिन मेरे बहुत कहने पर मेरी बहन ने कहा कि वहां एक औरत बैठी है जो कब्र में अपना मुंह डालकर कुछ खा रही है। वह बहुत अजीब सी औरत है। मुझे तो वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रही। लेकिन तुम डरो नहीं, अपना हौसला बरकरार रखो, हमें यही इंतजार करना है। हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था कि हम किसी को कॉल ही कर देते। हमारे पास बस एक ही ऑप्शन था। हम उस लड़के का वेट कर रहे थे कि कब वो आए पेट्रोल लेकर और रिक्शा यहां से निकाले। हम चुपचाप उस रिक्शे में तुबक गए। जरा सी भी आवाज नहीं निकाल रहे थे कि उस औरत को अंदाजा ना हो जाए कि कोई इस रिक्शे में बैठा हुआ है। शायद अब तक उसने हमें देखा नहीं था। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि कोई वहां से उठा और चलता हुआ रिक्शे के पीछे आ गया। हमें गहरी सांसों की आवाज आने लगी। वो सांसों की आवाज इतनी खौफनाक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। डर से मैं रोने लगी। मेरी बहन, जो बहुत ही सब्र वाली थी और बहुत ही दिलेर, वह मुझे भी संभाल रही थी। हालांकि डर उसको भी लग रहा था, लेकिन वो मखलूक हमारे रिक्शे के बिल्कुल पीछे थी और सांस ले रही थी, जैसे वह जायजा लेना चाह रही हो कि कोई रिक्शे में बैठा है कि नहीं। लेकिन हम इस तरह दुबक के बैठे रहे कि हम हैं ही नहीं रिक्शे में। कुछ ही देर बाद हमें वह औरत चलती हुई अपने रिक्शे के सामने खड़ी हुई नजर आई। हम दोनों बहनें एक दूसरे में घुस गईं और बेजान होकर बैठ गईं। वह सामने रिक्शे की विंड स्क्रीन से अंदर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद अंधेरे में उसे नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसका चेहरा थोड़ा सा ही देखा था।
कि मेरी बहन ने मेरी आंखों पर हाथ रख दिया। उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसके बाद मेरी हिम्मत खुद भी नहीं पड़ी कि अपनी बहन का हाथ हटाकर उसे और देखूं, लेकिन मेरी बहन उसे लगातार देख रही थी। काफी देर मेरी बहन ने मेरी आंखों पर हाथ रखा। थोड़ी देर बाद हमें उस लड़के की आवाज आई। वह लड़का आया और नॉर्मली अपने रिक्शे में पेट्रोल डालने लगा। हमें हैरत हुई कि क्या इसको कोई मखलूक नजर नहीं आई। मेरी बहन ने कहा, भाई आपने बहुत देर लगा दी। उसने कहा, बाजी रास्ता काफी दूर था। भाई हमें पता नहीं था, यहां कब्रिस्तान है और हमें डर लग रहा था। हमें यहां कोई चीज भी नजर आई है। यह बात सुनते ही वह लड़का इधर उधर देखने लगा। उसने कहा, बाजी यहां तो कोई नहीं है। हमने कहा, जल्दी करो, बस हमें यहां से निकालो। ये बात सुनते ही उस लड़के के भी हाथ पांव फूल गए। उसने जल्द से जल्द पेट्रोल रिक्शे में भरा और रिक्शा स्टार्ट करने लगा। वह रिक्शा काफी पुराना था, जिसे रस्सी से स्टार्ट किया जाता था। 5 से 6 किक मारने पर भी वह रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जब भी वह किक मारता, वह रिक्शे की अच्छी खासी आवाज आती, जिससे हम भी डर जाते और ऐसे लगता कि कोई आसपास था, जो ये आवाज सुन के हमारे और करीब बढ़ रहा है और चलता हुआ आ रहा है। हमने कहा, भाई जल्दी करो, इस रिक्शे को निकालो, हमें किसी के कदमों की आवाज आ रही है, कोई हमारे पीछे आ रहा है। पर शुक्र है कि उस आवाज के बहुत करीब आने पर रिक्शा एकदम से स्टार्ट हो गया और उस भाई ने बहुत तेजी से वहां से निकाला। जब रिक्शा वहां से निकाला तो आप यकीन जाने पीछे से किसी औरत के चीखने की आवाज आई। इतनी खौफनाक आवाज थी कि उसकी चीख से हम भी चीखने लगे। हमारे चीखने से वो ड्राइवर भी घबरा गया। कुछ देर उससे रिक्शा संभला ही नहीं, लेकिन बेचारे ने कैसे तैसे रिक्शे को काबू किया और बहुत तेजी से वहां से चलाने लगा। हमने पीछे मुड़ के देखा, हमें पीछे कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लगातार चीख की आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी। बहरहाल कोई 10 मिनट का सफर और करने पे हम अपने गांव पहुंचते हैं। वो रात हम दोनों बहनें अकेले ही गुजारते हैं। हमने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी थीं और आगे पर्दे कर दिए थे। डर डर के पूरी रात गुजारी। सुबह मुझे तेज बुखार हो गया और फिर उसके बाद मैंने उस गांव में रात को उसी रोड पर सफर करने से अवॉइड किया। कुछ दिन और वहां रुके, लेकिन शाम होते ही हम वहां से निकल आते थे। ये घटना मैंने अपने बहन भाइयों को बताया, जो बुरी तरह परेशान हो गए। उन्होंने भी कहा कि रात में उस रोड पर मत जाइएगा। उस शादी में ही किसी बूढ़ी ने बताया, वह जो भी थी वह कोई चुड़ैल थी जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी। शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई, वरना हो सकता है वह तुम लोगों को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाती। घर वालों ने कहा कि कभी भी आइंदा इतना लेट नाइट यहां से नहीं जाया करो। अगर तुम्हें उस घर जाना ही है तो जल्दी निकल जाया करो। ये मेरी मां की जिंदगी में घटित एक घटना थी जो मैंने अपने आप लोगों से शेयर की। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई डरावनी कहानी है तो आप अपनी कहानी को हमसे साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।